नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसमें शिरकत की और साथ ही साथ गौरव भाटिया ने सम्मेलन को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। द डिसीज्ड उसके पेरेंट्स हैं, ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे ये सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। ये हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ? जब ये जघन्य अपराध किया गया,
तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी। उधर नोएडा सेक्टर 63 में नोएडा पुलिस ने नयका, ईबे और महिंद्रा और इट्से नामी ई कॉमर्स कंपनियों के नाम से फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी अपना सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भेजकर उन्हें झांसे में लेकर उनसे पैसे ठगते थे। इसमें कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 12 डेस्कटॉप और कंप्यूटर और साथ ही साथ 12 लैपटॉप सहित डिवाइस बरामद की गई हैं। बता दें कि आरोपी लोगों से चैट करके कंपनियों के खाते में सर्विस देने के नाम पर पैसा हड़पते थे और कई अपने पैसा वापस मांगने के लिए इन पर दबाव न डाले, इसलिए ये लोग अधिकांश रूप से गैर राज्य के लोगों को अपना शिकार बनाते थे ताकि यहां आकर कोई शिकायत ना कर सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेतृत्व में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें से 4 डायरेक्टर और 17 एम्प्लॉइज को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह था कि ये लोग खुद को ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं अलग अलग, उनका रजिस्टर्ड पार्टनर्स और उनके ऑथराइज्ड पार्टनर्स खुद को बताकर और फोर्स्ड इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये लोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते थे और अपनी वेबसाइट पर जो अपना नंबर देते थे उससे ये लोगों को प्रॉमिस करते थे कि हम आपका प्रोडक्ट इन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज पर उपलब्ध कराएंगे। उस उपलब्ध कराने के नाम पर ये लोगों से कमीशन लेते थे और उपलब्ध कराने के दौरान ये लोग इन फर्जी सर्टिफिकेट्स को लोगों को भेजते थे ताकि अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा पाए। कभी कभी ये लोग प्रोडक्ट लिस्ट कराते थे और बहुत बार प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करा पाते थे। जब ये लोग प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करा पाते थे तो ये लोग जो जिन्होंने इनको पैसा दिया है उनका पैसा नहीं लौटाते थे, उनका अकाउंट फ्रीज करा देते थे, उनका नंबर ब्लॉक कर देते थे। और उसके बाद हमें ऐसे कई सारी कंप्लेंट्स ऐसे लोगों से मिली थी जिनके साथ इन्होंने कमीशन का पैसा लिया। ये लोग हर ऑर्डर का कमीशन करीब करीब 10 से 20 हजार रुपए के बीच लेते थे और ऐसे कई सारी हमें कंप्लेंट्स लगातार मिल रही थी, जिसमें हमारे पास विक्टिम्स ने बोला कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराने के लिए इनको पैसे दिए और इनके कई अकाउंट्स हमें फ्रीज भी मिले। उसके बाद हमारी टीम ने जब रेड किया तो पाया कि इसमें से ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इनके हमने कई सारे अकाउंट फ्रीज किए हैं। इनके और भी जो विक्टिम्स हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है और इसमें से इन लोगों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास इनका पहले नहीं रहा है। उसके अलावा हम लोग बाकी राज्यों में भी जांच करने का प्रयास करें। एक चीज और उल्लेखनीय है कि ये लोग मुख्यतः जो जिन लोगों के साथ फ्रॉड करते थे वो लोग ऐसे ढूंढते थे जो यूपी के बाहर के हों। तो इन्होंने जो फ्रॉड किए हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के साथ किए हुए। नोएडा में कितने समय का ऑफिस चल रहा है? नोएडा में ये लोग अभी कुछ महीने से इन लोग का हम लोग को मालूम चला है कि इनका काम कर रहा है। कितने रुपए लेते हो कोई क्लाइंट का? ये लोग करीब करीब जो हम लोग के पास इनके जो हमें बिल्स मिले वो 10 से 20 हजार के बीच, जिससे जितना नेगोशिएट कर रहे हैं और जो जितनी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट हो उसके नाम पर ये लोग 10 से 20 हजार रुपए के बीच पर ऑर्डर की जनरली वैल्यू होती थी। कितने लोगों से कितनी ठगी कर कितने? आप एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चले कि करोड़ों रुपए में इन लोगों ने ठगी करी। करीब करीब इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी ठगी करी। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड इसमें जो 4 डायरेक्टर हैं, जिसमें जोगेंद्र कुमार, आकाश वर्मा और गुंजन कात्याल, ये मुख्य इनके मास्टरमाइंड्स हैं और यही लोग इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं।
इस बीच खबर लखनऊ से, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम योगी ने शिरकत किया। ये आपको सुनवाते क्या कुछ कहा। मंच में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज के इस समारोह में सहभागी बन रहे सभी महानुभाव और विभाजन की त्रासदी को झेले हुए परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वह एक प्रेरणा होती है। गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, तो भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को
मूर्त रूप नहीं दे पाती, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े, और यही तो हुआ। यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत बल, बुद्धि, विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। याद करिए 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेलना था और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था। आपने भी वो दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से, इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये दृश्य बहुत कुछ, ये चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश। वक्त छोटे से बेकार, फौरन हाजिर होते हैं। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पता है, आर जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको सीधे लिए चलते हैं विभाजन विभीषिका, जहां पर स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। आइए आपको सुनाते हैं। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख ये सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग साउथ अफ्रीका में आई थिंक केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में जो है उन्होंने शिरकत की और जहां पर जो है अपना संबोधन के जरिए जो है लोगों को उद्बोधन दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।